नमस्कार, आप देख रहे हैं महीना की खास पेशकश कंपनी नामा। मैं हूं संदीप ग्रोवर। कंपनी नामा एक ऐसा शो है जो आपको कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी हर बड़ी खबर के साथ साथ पूरे हफ्ते की विवादों से जुड़ी खबरों से भी अपडेट करवाता है। तो आइए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको कॉर्पोरेट जगत की बड़ी सुर्खियां बताते हैं। पहली खबर से शुरुआत करते हैं। देश के दो दिग्गज कारोबारी और सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक गौतम अडानी और मुकेश अंबानी कई बार एक समान कारोबार के चलते एक दूसरे के सामने आए हैं, पर पहली बार ये दोनों दिग्गज किसी एसेट के लिए एक दूसरे से भिड़ते नजर आ रहे हैं। और ये एसेट है लैंको इंफ्रा का अमरकंटक पावर प्लांट, जिसे आईबीसी के तहत खरीदने के लिए दोनों समूहों ने ऑफर दिए हैं। रिपोर्ट्स की माने तो आरआईएल ने 1960 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है, जबकि अडानी ग्रुप ने 1800 करोड़ रुपए की बोली लगाई है। जाहिर सी बात है कि ऊंची बोली के साथ आरआईएल इस एसेट को खरीदने की दौड़ में सबसे आगे है और लैंको के लेंडर्स यानी कर्जदारों ने अगर रिलायंस के ऑफर को मंजूरी दी तो आईबीसी के तहत कंपनी की तरफ से ये तीसरी खरीद होगी। इससे पहले आरआईएल ने आईबीसी के तहत रिलायंस इंफ्राटेल और आलोक इंडस्ट्री को खरीदा था। साथ ही दूसरी खबर में आरआईएल कैप्टिव ऑफशोर विंड पावर प्रोजेक्ट सेटअप करने की तैयारी कर रही है। ये प्लांट गुजरात में लगाए जाएंगे, जिनकी शुरुआती क्षमता 5 मेगावाट होगी और बाद में इसे बढ़ाया जाएगा। 5 सितंबर को आरआईएल का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। दूसरी खबर, कर्ज की दिक्कतों से जूझ रहे अनिल अंबानी समूह में एक कॉन्ट्राडिक्शन यानी विरोधाभास देखने को मिला है। एक और जहां कर्ज के तले दबे होने के कारण समूह की ज्यादातर कंपनियां दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, वहीं रिलायंस पावर और उसकी सब्सिडरी ने ग्लोबल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फर्म वर्डे पार्टनर्स के साथ 1200 करोड़ रुपए तक का कर्ज जुटाने के लिए एक शुरुआती करार किया है। हालांकि कितना कर्ज जुटाया जाएगा ये फाइनल डॉक्यूमेंटेशन और रेगुलेटरी मंजूरियों पर निर्भर करेगा, पर रकम का इस्तेमाल सेटलमेंट, अधिग्रहण या कर्ज की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए किया जाएगा। 6 सितंबर को रिलायंस पावर का शेयर करीब 6% गिरा था, पर 5 सितंबर को शेयर 10% तक का उछाल लेकर बंद हुआ था। तीसरी खबर, अडानी समूह की पोर्ट्स और एसईजी कारोबार से जुड़ी कंपनी अडानी पोर्ट्स को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जेएनपीटी के समर्थन में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल अर्जी को वापस लेने की मंजूरी दे दी है। दरअसल जेएनपीटी ने नवी मुंबई में अपने कंटेनर टर्मिनल को अपग्रेड करने के एक टेंडर के लिए अडानी पोर्ट्स की बोली को अयोग्य घोषित कर दिया था। इस मामले में हाईकोर्ट ने जेएनपीटी के हक में फैसला सुनाया था, जिसे अडानी पोर्ट्स ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि एक टेंडर की बोली अयोग्य घोषित होना अडानी पोर्ट्स के लिए भविष्य के टेंडर्स के लिए योग्यता का कारण नहीं हो सकती है, यानी कि अडानी पोर्ट्स भविष्य के टेंडर्स के लिए बोली लगा सकती है। 6 सितंबर को खबर आने के बाद अडानी पोर्ट्स का शेयर मामूली बढ़त के साथ पर दिन के निचले स्तर से अच्छी रिकवरी के साथ बंद हुआ था। चौथी खबर भी अडानी समूह की एक कंपनी अडानी पावर से जुड़ी हुई है। अडानी पावर अब बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करना शुरू करेगी। ये पावर सप्लाई कंपनी के झारखंड में बन रहे पावर प्रोजेक्ट से की जाएगी, जो दिसंबर 2022 तक पूरा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। 1600 मेगावाट क्षमता वाले इस थर्मल पावर प्लांट से ट्रांसमिशन लाइन के जरिए बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट की जाएगी। 7 सितंबर को खबर आने के बाद अडानी पावर का शेयर करीब 0.25% की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। पांचवी खबर, यूटीआई एएमसी में मेजॉरिटी हिस्सेदारी खरीदने की दौड़ में आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी भी शामिल हो गई है। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी की यूटीआई एएमसी में 45% हिस्सेदारी बेचने की योजना है। यूटीआई एएमसी में 45% हिस्से की वैल्यू करीब 4600 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है, जिसे खरीदने की दौड़ में टाटा एएमसी के अलावा कुछ और कंपनियां भी शामिल हैं। आपको बता दें कि बिरला म्यूचुअल फंड के पास 2200 करोड़ रुपए की नकदी है और ये लगभग कर्ज मुक्त कंपनी है। अगर दोनों कंपनियों के बीच डील पूरी हुई तो बिरला म्यूचुअल फंड भारत की टॉप 3 एएमसीज में शामिल हो जाएगी, जो फिलहाल 5वें पायदान पर है। 6 सितंबर को यूटीआई एएमसी का शेयर करीब 0.5% चढ़कर और आदित्य बिरला सन लाइफ का शेयर लगभग सपाट बंद हुआ था। छठी खबर, देश की सबसे मूल्यवान कंपनी आरआईएल की सब्सिडरी रिलायंस रिटेल की अपने एफएमसीजी कारोबार को मजबूत करने के लिए कई सारे मशहूर ब्रांड्स को खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। इन ब्रांड्स में गार्डन नमकीन्स, लाहौरी जीरा, बिंदु बेवरेजेस के साथ साथ मसाले बनाने वाली देश की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक एमडीएच का नाम भी शामिल है। यही नहीं, तमिलनाडु की सबसे बड़ी मसाले बनाने वाली कंपनी आची मसाला भी इस लिस्ट में शामिल है। हमने आपको बताया था कि आरआईएल की 45वीं एजीएम में कंपनी ने एफएमसीजी कारोबार में एंट्री की घोषणा की है। साथ ही रिलायंस रिटेल ने मेकअप और पर्सनल केयर ब्रांड इनसाइट्स कॉस्मेटिक्स में मेजॉरिटी हिस्सा भी खरीद लिया है। इस सौदे से कंपनी ने कॉस्मेटिक कारोबार में एंट्री ले ली है। इसके अलावा पेरेंट कंपनी आरआईएल ने यूएस की सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस फर्म सेंसहॉक में करीब 79.5% हिस्सेदारी करीब $3.25 करोड़ में खरीद ली है। सेंसहॉक प्रोसेस स्ट्रीमलाइन करने और ऑटोमेशन के इस्तेमाल से सोलर प्रोजेक्ट्स को प्लानिंग से प्रोडक्शन में मदद करती है। 5 सितंबर को आरआईएल का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ बंद हुआ था।
सातवीं खबर, देश की सबसे बड़ी पावर उत्पादक और महारत्न सरकारी कंपनी एनटीपीसी ने आईबीसी यानी दिवालिया प्रक्रिया के जरिए 925 करोड़ रुपए में झाबुआ पावर लिमिटेड यानी जेपीएल को खरीद दिया है। 600 मेगावाट की क्षमता वाला यह पावर प्लांट सियोनी मध्य प्रदेश में स्थित है। रेजोल्यूशन प्लान के तहत एनटीपीसी ने कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स को 50% इक्विटी की हिस्सेदारी दी है, जबकि मैनेजमेंट राइट्स और कंट्रोल अपने पास ही रखा है। आपको बता दें कि आईबीसी के जरिए एनटीपीसी की ओर से यह पहला सौदा किया गया है। इस डील के बाद एनटीपीसी की कुल पावर उत्पादन क्षमता बढ़कर 70,000 मेगावाट से भी अधिक हो जाएगी। एनटीपीसी की 2032 तक अपनी पावर उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 1,30,000 मेगावाट करने का लक्ष्य है। 7 सितंबर को खबर आने के बाद एनटीपीसी का शेयर करीब 2.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। आठवीं खबर, वेदांता के मालिकाना अधिकार वाली मेटल कंपनी हिंदुस्तान जिंक में बाकी बची हिस्सेदारी को सरकार एक बार की बजाय चरणों में बेच सकती है। सरकार के पास हिंदुस्तान जिंक की करीब 29.5% हिस्सेदारी है, जिसकी मौजूदा वैल्यू करीब 36,000 करोड़ रुपए के आसपास आकी जा रही है। चरणों में हिस्सा बिक्री के पीछे दो कारण बताए जा रहे हैं। पहला, हिस्सेदारी की हाई वैल्यू और दूसरा, बाजार के मौजूदा हालात को देखते हुए ओएफएस को अच्छा रिस्पॉन्स ना मिलने की आशंका। आपको बता दें कि सरकार ने अगस्त के तीसरे हफ्ते में हिस्सा बिक्री की टाइमिंग और प्रबंधन के लिए 5 बैंकर्स को नियुक्त किया था। 6 सितंबर को हिंदुस्तान जिंक का शेयर करीब 1/4% गिरकर बंद हुआ था। 9वीं खबर का रुख कर लेते हैं। सरकार ने आईडीबीआई बैंक की बिक्री या निजीकरण की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। दरअसल सरकार ने मार्केट रेगुलेटर सेबी से न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों में ढील देने की मांग की है। आईडीबीआई बैंक के निजीकरण के बाद 2 साल तक पब्लिक शेयर होल्डिंग के नियमों में रियायत की मांग की गई है, क्योंकि सरकार और एलआईसी यानी दोनों प्रमोटर्स की मिलाकर इस बैंक में करीब 95% हिस्सेदारी है। मौजूदा नियमों के मुताबिक लिस्टेड कंपनियों को लिस्टिंग के 3 साल के अंदर न्यूनतम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% करनी होती है, पर सरकारी कंपनियों को इस नियम से छूट है। बैंक में निवेश करने वाले संभावित निवेशकों के लिए डील को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार ने ये मांग की है, जिससे खरीदार को नियमों का अनुपालन करने के लिए 5 साल का समय मिल जाएगा। 7 सितंबर को आईडीबीआई बैंक का शेयर करीब 0.25% की बढ़त के साथ बंद हुआ था। 10वीं खबर, मुथूट फिनकॉर्प की झारखंड के धनबाद में स्थित एक शाखा को लूटने की मंशा से घुसे लुटेरों के इरादों को पुलिस ने विफल कर दिया है। दरअसल 6 सितंबर को 5 लुटेरे एक कॉर्पोरेट फर्म के कर्मचारी का रूप लेकर शाखा में घुसे थे, लेकिन जब वो भाग रहे थे तो पुलिस ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें एक लुटेरे की मृत्यु हो गई और 2 लुटेरे घायल हो गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक आरोपियों के पास हथियार थे और उन्होंने ब्रांच मैनेजर को बंदी बना लिया था। इसके बाद वो सोना और पैसा लेकर भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि मुथूट फाइनेंस का इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, पर 8 सितंबर को खबर आने के बाद शेयर करीब 0.25% चढ़कर बंद हुआ था। 11वीं खबर का रुख करते हैं। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो के को-फाउंडर राकेश गंगवाल ने कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा देने के 7 महीने बाद अपना पूरा हिस्सा बेचने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। 8 सितंबर को ब्लॉक डील के जरिए राकेश गंगवाल के परिवार और ट्रस्ट ने कंपनी में करीब 0.3% हिस्सेदारी बेच दी है, जिसे करीब $25 करोड़ या 2,000 करोड़ रुपए की रकम मिली है। यह हिस्सेदारी 1850 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बेची गई है, जो 7 सितंबर की क्लोजिंग से करीब 0.7% के डिस्काउंट पर है। आपको बता दें कि इस ब्लॉक डील से पहले राकेश गंगवाल के परिवार और ट्रस्ट की कंपनी में 36.61% हिस्सेदारी थी। 8 सितंबर को इंडिगो का शेयर करीब 1.5% गिरकर बंद हुआ था। 12वीं खबर, वित्त मंत्रालय ने वोडाफोन आइडिया के एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर बकाये पर इकट्ठा हुए 16,130 करोड़ रुपए के ब्याज को करीब 33% इक्विटी में कन्वर्ट करने के विकल्प को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद अब टेलीकॉम विभाग यानी डीओटी को पहले हुई घोषणा के मुताबिक अब लेन देन को फाइल करना होगा। सरकार ने जनवरी में इस राहत पैकेज को मंजूरी दी थी, पर ब्याज को इक्विटी में तब्दील करने पर मंजूरी नहीं आई थी। यह मंजूरी कंपनी के 10,000 करोड़ रुपए के पूंजी जुटाने के प्लान के लिए काफ़ी अहम थी, क्योंकि निवेशक इस पर सफाई मांग रहे थे। कंपनी की 4G और 5G पर निवेश के लिए पूंजी जुटाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत चल रही है। 8 सितंबर को वोडाफोन आइडिया का शेयर करीब 0.5% गिरा था, पर 7 सितंबर को यह शेयर करीब 6.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। 13वीं खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने येस बैंक के पूर्व एमडी राणा कपूर पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। येस बैंक के 81 बॉन्ड्स की रिटेल निवेशकों को मिस सेलिंग के एक मामले में दोषी मानते हुए सेबी ने जुर्माना लगाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राणा कपूर साल 2004 से जनवरी 2019 तक बैंक के एमडी रह चुके हैं। ये बॉन्ड्स दिसंबर 2016 से फरवरी 2020 के बीच ग्राहकों को बेचे गए थे। इस समय के दौरान सेबी ने इस मामले की जांच की और पाया कि बैंक की प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट टीम के सीनियर अधिकारियों ने संस्थागत निवेशकों के 81 बॉन्ड्स को रिटेल निवेशकों को रीसेल करने की सुविधा मुहैया करवाई थी। यही कारण है कि छोटे निवेशकों की ओर से 81 बॉन्ड्स जारी करने से जुड़ी कई तरह की शिकायतें सामने आई थी।
8 सितंबर को येस बैंक का शेयर 2.5% से ज़्यादा चढ़कर बंद हुआ था। अगली खबर, मुरुगप्पा ग्रुप के ने मॉन्टेरा ब्रांड के तहत इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर लॉन्च कर दिया है, जिससे इस ग्रुप की ईवी सेगमेंट में एंट्री हो गई है। ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर मुरुगप्पा ग्रुप की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी टीआई क्लीन मोबिलिटी यानी TICAM ने लॉन्च किया है, जो लिस्टेड कंपनी ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है। 3,02,000 रुपए की कीमत वाला ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर 3 वेरिएंट्स में अवेलेबल होगा। 7 सितंबर को ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स का शेयर करीब 3.25% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार का। इस खास सेगमेंट में हम ऐसी खबरों पर फोकस करते हैं जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा हुआ है। ये खबरें इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन खबरों का शेयरों की कीमतों पर सीधा असर होता है, जिससे आपका मुनाफा और नुकसान दोनों जुड़े हुए हैं। आइए शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी ही खबरों से। देश में अवैध रूप से चल रहे चाइनीज लोन ऐप पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेटीएम, रेजर पे और कैश फ्री ऐप के बेंगलुरु में मौजूद 6 ठिकानों पर छापेमारी की है। जांच में खुलासा हुआ कि इन ऐप का संचालन चीन के नागरिक कर रहे थे। कार्रवाई के दौरान ईडी ने गैर कानूनी रूप से कमाकर बैंक खातों में जमा किए गए 17 करोड़ रुपए को भी जब्त कर लिया है। इन ऐप के खिलाफ बेंगलुरु पुलिस की साइबर क्राइम सेल में 18 से ज्यादा FIR दर्ज हैं, जिसकी जांच की जिम्मेदारी ईडी को सौंपी गई है। ऐप के संचालक फेक दस्तावेजों का इस्तेमाल कर भारतीय नागरिकों को डमी निदेशक बनाकर अवैध रूप से पैसा कमा रहे हैं। ईडी अधिकारी ने बताया कि जांच के दायरे में आई ये कंपनियां पेमेंट सर्विस कंपनियों और बैंकों से जुड़ी मर्चेंट ID या खातों का इस्तेमाल करके अपराध का धन जुटा रही थी और इन कंपनियों ने जो पते दिए थे वह भी फर्जी हैं। 5 सितंबर को पेटीएम का शेयर करीब 2.5% गिरकर बंद हुआ था। दूसरी खबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कर्ज में डूबे फ्यूचर ग्रुप के प्रमोटर के खिलाफ पर्सनल इंसॉल्वेंसी केस दर्ज किया है। बैंक ने प्रमोटर किशोर बियानी, उनके बड़े भाई विजय बियानी और उनके चचेरे भाई सुनील बियानी पर कुल 1,047 करोड़ रुपए के दावे के साथ मुकदमा दायर किया है। तीनों ने व्यक्तिगत रूप से इस कृपा मॉल मैनेजमेंट, सिंटेक्स ट्रेडिंग एंड एजेंसी और यूनिक मॉल्स के लोन की गारंटी दी थी। सुनील बियानी और किशोर बियानी ने क्रमशः 21 करोड़ रुपए और 513 करोड़ रुपए की गारंटी दी। ये आरोप बीते कुछ दिनों से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT की मुंबई पीठ के समक्ष हैं, लेकिन अदालत ने अभी तक उन्हें स्वीकार नहीं किया है। फ्यूचर एंटरप्राइजेस पर कुल 6,778 करोड़ रुपए लेंडर्स और बॉन्ड धारकों का बकाया है। 5 सितंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का शेयर करीब 1.5% की मजबूती के साथ बंद हुआ था। तीसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने CCI और फ्यूचर ग्रुप को नोटिस जारी किया है। साथ ही कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT को भी नोटिस गया है, जिसने अमेजॉन की फ्यूचर ग्रुप के साथ डील का विरोध किया था। NCLAT के फैसले को चुनौती देने की अमेजॉन की अर्जी के चलते ये नोटिस जारी किए गए हैं। 13 जून को NCLAT ने CCI के अमेजॉन और फ्यूचर कूपन्स प्राइवेट लिमिटेड यानी FCPL के सौदे को रद्द करने के फैसले को बरकरार रखा था। कोर्ट ने फ्यूचर ग्रुप और CCI से इस मामले में रिस्पांस मांगा है और अब इस मामले पर 19 सितंबर को सुनवाई होगी। 5 सितंबर को फ्यूचर रिटेल का शेयर करीब 1.5% चढ़कर बंद हुआ था। चौथी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बायोकॉन बायोलॉजिक्स से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। इन 3 आरोपियों में नेशनल ड्रग रेगुलेटर CDSCO के पास जॉइंट ड्रग कंट्रोलर S ऐश्वर्या रेड्डी, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के नेशनल रेगुलेटरी अफेयर्स के हेड L प्रवीण कुमार और सिनर्जी नेटवर्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश दुआ शामिल हैं। इसके अलावा दूसरी खबर में पेरेंट कंपनी बायोकॉन ने इस हफ्ते अपनी सब्सिडरी सिंजिन में ओपन मार्केट के जरिए करीब 5.5% हिस्सेदारी बेच दी है। इस हिस्सा बिक्री से बायोकॉन को 1220 करोड़ रुपए की रकम मिली है, जो कि 560 रुपए प्रति शेयर के औसत भाव के आसपास बेची गई है। 7 सितंबर को बायोकॉन का शेयर करीब 3.25% और सिंजिन का शेयर करीब 1% चढ़कर बंद हुआ था। पांचवी खबर, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व MD एंड CEO रवि नारायण को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने रवि नारायण को 2 दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया है, जिसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। NSE के कर्मचारियों की गैर कानूनी फोन टैपिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ये गिरफ्तारी की गई है। रवि नारायण अप्रैल 1994 से मार्च 2013 तक NSE के MD और CEO थे। जून 2017 तक नारायण NSE के वाइस चेयरमैन थे। पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि दिल्ली की कोर्ट ने NSE की पूर्व MD और CEO चित्रा रामकृष्णा को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया है। ईडी ने फोन टैपिंग मामले में 14 जुलाई 2022 को चित्रा रामकृष्णा को गिरफ्तार किया था। तो ये थी इस हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं स्टार्टअप जगत की स्टार्टअप अपडेट में और पहली खबर का रुख करते हैं।
मार्केट इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त 2022 में स्टार्टअप्स में कुल निवेश, फंडिंग राउंड्स और अधिग्रहण की संख्या में क्रमशः 20, 8 और 18% की कमी हुई है। दरअसल अगस्त में स्टार्टअप्स को 102 फंडिंग राउंड्स के जरिए करीब $88 करोड़ का निवेश मिला है और इस महीने स्टार्टअप स्पेस में 9 अधिग्रहण हुए हैं, जो कि जुलाई 2022 की तुलना में कम है। मुनाफे से ज़्यादा ग्रोथ पर फोकस करने वाली वीसी फंड्स की ओर से बड़ा निवेश होने से अब फंडिंग में धीमापन दिख रहा है, जिसे फंडिंग विंटर का नाम दिया जा रहा है और ये धीमापन 12 से 18 महीने और जारी रहने की आशंका है। सितंबर 2021 में खत्म तिमाही में $14.8 अरब का पीक निवेश आया था और उसके बाद से लगातार कमी हो रही है। अच्छी बात यह है कि इस साल 19 नए यूनिकॉर्न बने हैं और भारत में स्टार्टअप यूनिकॉर्न की संख्या बढ़कर 100 के पार चली गई है। दूसरी खबर, एक तरफ जहां स्टार्टअप्स को पूंजी जुटाने में काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं दूसरी ओर डायरेक्ट टू कंज्यूमर यानी D2C में निवेश लगातार बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2023 के पहले 5 महीनों में D2C ब्रांड्स ने कुल $25.38 करोड़ का निवेश हासिल किया है, जो कि वित्त वर्ष 2022 में हासिल करीब $80 करोड़ की कुल फंडिंग का 30% के आसपास का हिस्सा है। मार्केट इंटेलिजेंस और एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म ट्रैक्सन के मुताबिक D2C ब्रांड्स का करीब 50% हिस्सा फैशन सेगमेंट से और 12% हिस्सा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर सेगमेंट से आता है। D2C ब्रांड्स की ग्रोथ के पीछे ई-कॉमर्स और इंटरनेट पेनिट्रेशन में बढ़त, लॉजिस्टिक्स में सुधार और ग्राहकों की टेक्नोलॉजी अवेयरनेस में जंप बड़ी वजह मानी जा रही है। तीसरी खबर, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने इंडियन इंटरनेट सेक्टर में दूसरे सबसे बड़े अधिग्रहण से जुड़ी डील को मंजूरी दे दी है। दरअसल अगस्त 2021 में पेमेंट्स दिग्गज पेयू ने ऑनलाइन पेमेंट्स फर्म बिलडेक्स को $4.7 अरब में खरीदने की घोषणा की थी। 2018 में वॉलमार्ट ने ई-कॉमर्स दिग्गज फ्लिपकार्ट को $16 अरब में खरीदा था, जो इस सेक्टर की अब तक की सबसे बड़ी डील है। पेयू बिलडेक्स डील में देश में 2 बड़ी पेमेंट्स कंपनियों का मर्जर होगा। वैसे तो पेयू 20 से ज़्यादा हाई ग्रोथ मार्केट्स में ऑपरेट करती है, पर इस मर्जर के बाद टोटल पेमेंट वॉल्यूम यानी TPV के हिसाब से पेयू दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन पेमेंट प्रोवाइडर्स में से एक बन जाएगी। शायद यही कारण था कि CCI की ओर से इस डील को हरी झंडी दिखाने से पहले कुछ और जानकारी मांगी गई थी। चौथी खबर, एडटेक यूनिकॉर्न अनअकैडमी ने गेट अकेडमी नाम की कंपनी का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। आपको बता दें कि गेट अकेडमी का नवंबर 2020 में अपग्रेड की ओर से खरीदी गई कंपनी द गेट अकेडमी से कोई लेना देना नहीं है और ये उससे बिल्कुल अलग है। हालांकि दोनों कंपनियों ने इस सौदे की रकम का खुलासा नहीं किया है। अनअकैडमी ने ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग यानी गेट टेस्ट प्रिपरेशन सेगमेंट में अपनी मौजूदगी को मजबूत करने के लिए ये अधिग्रहण किया है। इसके अलावा अनअकैडमी ने लाखों लर्नर्स की पहुंच बढ़ाने के लिए 50 नए यूट्यूब एजुकेशन चैनल्स लॉन्च करने की भी घोषणा की है। मौजूदा कैटेगरीज के विस्तार के साथ साथ इन नए चैनल से अनअकैडमी को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे नए लर्निंग कॉन्सेप्ट्स में एंट्री करने में मदद मिलेगी। पांचवी खबर, बॉलीवुड के मशहूर एक्टर रणवीर सिंह ने शुगर कॉस्मेटिक्स में अपना पहला स्टार्टअप निवेश किया है। शुगर कॉस्मेटिक्स ने 2015 में एक D2C ब्रांड के तौर पर शुरुआत की थी और 2017 में ऑफलाइन ट्रेड में एंट्री ले ली थी। 45,000 से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट्स के फिजिकल प्रेजेंस वाली इस मेकअप प्रोडक्ट्स बेचने वाली इस कंपनी की 550 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सालाना बिक्री है। जून 2022 में शुगर कॉस्मेटिक्स ने सीरीज डी फंडिंग राउंड में $5 करोड़ की रकम हासिल की थी। रणवीर सिंह से मिलने वाली पूंजी से शुगर कॉस्मेटिक्स को नए मार्केट्स में विस्तार करने में बढ़ावा मिलेगा। चलिए, तो ये था इस हफ्ते का कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत का पूरा हाल। उम्मीद है आपको कंपनी नामा का आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये शो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, जैसे आप लगातार अपने कमेंट्स के जरिए करते रहे हैं। और हाँ, आपकी राय भी जरूर शेयर कीजिए ताकि हम इस शो को और बेहतर बना सकें। चलिए, तो वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए मनी 9। नमस्कार।